हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स, जो कि आज की डेट है 21 अप्रैल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला करंट अफेयर है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस में किसको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अब इस करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इतना तो ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिसमें हमें जानने की ज़रूरत हो। बस इतना ही जानना ज़रूरी है कि भाई किसको बनाया गया है। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो सिर्फ अब इतना ही याद रखें, क्योंकि ये आर्टिकल उसमें था, न्यूज़ में था, हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड है हमारा मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। अभी के हाल ही में क्या हुआ है कि आरबीआई ने मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड पे क्या नाम फाइन लगा दिया है। फाइन कितना लगा है? 17,63,000 का। वो क्यों लगाया? क्योंकि मन्नापुरम फाइनेंस फाइनेंस कुछ रूल्स को कंप्लाई करने में फेल हो गया। जैसे कौन कौन से रूल? केवाईसी और पीपीआई। केवाईसी क्या है? जैसे कि हम जानते हैं, नो योर कस्टमर। इसमें क्या करता है, बैंक अपने कस्टमर को जानता है, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। जैसे कि उसका क्या नाम, नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस और भी कई सारी चीज़ों को वो करता है, वेरीफाई करता है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी से वेरीफाई करते हैं, उसी तरह से ये हर कोई इंस्टीट्यूशन अपने कस्टमर को वेरीफाई करता है। ठीक है। और दूसरा है पीपीआई। पीपीआई का मतलब है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशन। इसमें क्या करता है कि जो ये क्या करता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो परचेज करता है गुड्स और सर्विसेज की। किसके अगेंस्ट? कि जो आपकी वैल्यू स्टोर होती है आपके वॉलेट में। जैसे कि आपका एयरटेल पेमेंट वॉलेट होता है, आपका फ़ोन पे वॉलेट होता है, उसमें जो आपकी वैल्यू होती है उससे आप गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज करते हैं। तो उसमें कहीं ये फेल हो गया उस चीज़ को कंप्लाई करने में, तो जिस वजह से इसने आरबीआई ने इस पर वो लगा बैन लगाया। अब थोड़ा सा मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में जान लेते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस क्या है? ये एनबीएफसी है। एनबीएफसी क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये त्रिशूर केरला में सिचुएटेड है। इसका काम क्या है? जनरली गोल्ड लोन देती है। हम आज अक्सर आपने देखा होगा, इसके एड्स भी आते हैं। ठीक है। ये फॉरेक्स में, मनी ट्रांसफ़र में, व्हीकल लोन में, एसएमएस फाइनेंस में इसमें डील करती है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एलवी विद्यानाथन के बारे में। एलवी विद्यानाथन क्या, अभी इनके बारे में क्यों आर्टिकल? क्योंकि इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है सीईओ किसका? प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, पीएनजी ऑफ इंडिया। जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी है, ये एक एमएनसी कंपनी जो सिंसिनाटी ओहियो अमेरिका में, यूएसए में सिचुएटेड है। ठीक है। ये जो उसकी ब्रांच है इंडिया में, तो उसका इसको सीईओ बना दिया गया है। ठीक है। अब ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है? तो कुछ वेल रिनाउंड प्रोडक्ट के नाम हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे कि हेड एंड शोल्डर, आप सभी जानते हैं, ओले, एरियल, पैंटीन, पैम्पर्स, जिलेट, टाइड्स, फिक्स। ये सब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो हेल्थ केयर और पर्सनल केयर के, हाइजीन के प्रोडक्ट होते हैं, उन चीज़ों में डील करती है। तो उन एलवी विद्यानाथन को ये इसका सीईओ बना दिया गया। ठीक है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारा रिलेटेड नेशनल साइबर एक्सरसाइज से। अब देखिए, नेशनल साइबर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, और ये किसने इनोग्रेट की है? ये हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवल जी, उन्होंने इसको इनिशिएट किया है। ये किस लिए इनिशिएट किया गया है? क्योंकि जैसे हाल ही में अभी क्या देखा गया है कि जो हमारी पावर ग्रिड यूनिट है, जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है, उसको अभी क्या हुआ, उसकी हैकिंग की गई थी। कुछ मिनिस्ट्रीज़ के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए थे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, जो सिक्योरिटी में डील करते हैं, उनकी ट्रेनिंग को लेकर इस चीज़ की एक्सरसाइज कंडक्ट की है। अब इसमें एक्सरसाइज में क्या होगा कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको सिखाया जाएगा कि इन चीज़ों से, इन थ्रेट से, जो कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर होती है, उनको कैसे डील करें। जिसमें जैसे कि इंट्रूजन डिटेक्शन टेक्निक्स। इसमें इंट्रूजन से मतलब आप ये समझ सकते हैं, जैसे घुसपैठ होती है किसी की, चुपचाप से घुसपैठ होती है, तो उस चीज़ के बारे में इसको बताया कि कोई आपके कंप्यूटर को हैक करता है, आसानी से उसको एक्सेस कर सकता है, तो इस चीज़ को पहले से डिटेक्ट कर लिया जाए। ऐसी टेक्निक्स के बारे में स्किल दी जाएगी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। मलवेयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म, एमआईएसपी। मलवेयर, स्पाईवेयर और आपका रैनसमवेयर, इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, अगर हम मलवेयर की बात करें, मलवेयर का किसी पर्पज़ क्या होता है? ये सिर्फ आपके सिस्टम की कुछ फाइल को, इंपॉर्टेंट फाइल को करप्ट करेगा।
करेगा, ये आपसे कोई भी रैंसम या कोई भी इस तरह की डिमांड नहीं करेगा। जबकि रैंसमवेयर में क्या होता है, वो एक तरह का वायरस होता है। वायरस मतलब एक तरह का कोड है, एक तरह का कोड लिखा हुआ होता है, एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में मतलब किसी भी इंटरनेट के थ्रू आ जाता है, और वो आपको सिस्टम को हैक करके आपसे रैंसम की डिमांड करता है कि आप भाई इतने पैसे हमें दीजिए, वरना हम आपके सिस्टम को वो नहीं करेंगे, मतलब फ्री नहीं करेंगे, आपके एक्सेस बना के रखेंगे। ऐसे ही आपका स्पाईवेयर होता है। स्पाईवेयर वायरस का क्या काम होता है कि आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट पे, पर्सनल चीज़ों पे, जैसे आपके मोबाइल डाटा होगा, उसकी स्पाइंग करता है। तो आपका पूरा डाटा स्पाईवेयर से उनके मतलब जो भी जिसकी भी इंटेंट होती है किसी चीज़ को स्पाई करने की, किसी चीज़ पे नज़र रखने की, वो उनके पास पहुंच जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को डील करने के लिए पूरा जो एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, सिखाने के लिए, स्किल देने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जो कौन सी चीज़ ज़्यादा वुलनरेबल है, उसको कैसे हैंडल करे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कि कोई सी चीज़ में कितनी आसानी से पेनिट्रेट किया जा सकता है और ये कितनी वुलनरेबल है, उसकी टेस्टिंग पहले से ही की जाए। डिजिटल फोरेंसिक, की डिजिटल डाटा को कलेक्ट करके उसकी फोरेंसिक जांच की जा सके, जैसे कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो उस सब से डील करें। ठीक है, हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल शांति सेठी जी के बारे में। शांति सेठी जी को क्या बना दिया है कि डिफेंस एडवाइजर बना दिया है। किसका? कमला हैरिस का। कमला हैरिस हम जानते हैं कि इंडियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है उसकी, यूएसए की। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बस न्यूज़ में था, हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एक ऐप के बारे में। एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है जन निगरानी। जन से मतलब यहाँ पे आदमी, आम जनता से है, और निगरानी मतलब उनकी निगरानी, मतलब उनका सर्विलेंस है एक तरह से, मतलब है कि अब ये किसने लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जो कि यू कि कहाँ की है? ये जम्मू कश्मीर की डिपार्टमेंट है, उसने इसको लॉन्च किया गया। ये क्या करेगा? आपका 24/7 ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, जिसमें आदमी अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकता है। कि कंप्लेंट किस चीज़ की रिगार्डिंग होगी? जैसे वेरियस स्कीम्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी स्कीम चला रखी है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में चला रखी है, अगर वो स्कीम से आपको कोई लाभ, कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई सी भी स्कीम को लेकर, तो उसके रेफरेंस में या उसके कंटेक्स्ट में आप इस ऐप के थ्रू अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हो। और ये ऐप आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि गूगल प्ले स्टोर से आप ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वागसीर के बारे में। वागसीर क्या है? वागसीर हमारा एक सबमरीन है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ये लास्ट सबमरीन है। वैसे तो टोटल हमारी 6 सबमरीन लिस्टेड की गई है, जो कि हमने इसमें लिस्ट में लिखा भी हुआ, जो कि पहली है हमारी INS कलवेरी, जो कि 2017 में कमीशन की गई थी। दूसरी है खंडेरी, जो कि 19 में कमीशन की गई थी। तीसरी है करांज, जो कि आपकी 2021 में कमीशन की गई थी। फिर चौथी है वेला, पांचवी है वागीर, और अब ये छठी वागसीर। ठीक है, इसे कहाँ इनोग्रेट किया गया? इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये मजेगांव डॉक लिमिटेड, जो कि मुंबई में है। इसको प्रोजेक्ट 75 के अंडर लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये अब इसका पूरा जो डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन किसने हमें अवेलेबल कराया है? क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ को हम बनाने से पहले सबसे पहले उसका हमें डिज़ाइन बनाना होता है। तो अब डिज़ाइन कोई ना कोई तो देगा ही। आपके पास एक्सपर्टाइज है तो आप डिज़ाइन बनाइए, किसी दूसरे के पास एक्सपर्टाइज है तो आप उस डिज़ाइन को लोगे, उसके लिए पे करोगे। तो ये डिज़ाइन दिया फ्रेंच नेवल डिफेंस ने। फ्रेंच नेवल डिफेंस ने डिज़ाइन तैयार करके दिया है, और उस डिज़ाइन जैसी हमें अगर कोई डिज़ाइन किसी चीज़ का मिल जाता है, तो उसकी फिर मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसानी से होती है। और मैन्युफैक्चरिंग किसने की है? मुंबई, मतलब इंडिया ने की है। और इंडिया में किसने? MDL ने, मतलब मझगांव डॉक लिमिटेड ने। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल आपका नेशनल मेट्रोलॉजिस्टिक अवार्ड 2021। अब देखिए, मेट्रोलॉजिस्टिक, सबसे मेट्रोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होता है? मेट्रोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की, जिसे जो डील करती है मतलब एक हमारे मेटल्स को लेके। जैसे कि अब मेटल्स हम जानते हैं, मेटल्स कहाँ से आते हैं? मेटल अर्थ से आते हैं। अब माइनिंग की जाती है मेटल्स की। अब मेटल्स तो हमें प्योर फॉर्म में मिलेगा नहीं। जैसे कि अब हम आयरन निकालना है, या एल्यूमिनियम निकालना है, या और भी कोई मेटल निकालना है, तो प्योर फॉर्म में मिलेगा नहीं। इसके ऑक्साइड मिलेंगे, कार्बोनेट
सल्फेट्स मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है, तो हमें उसे प्योर फॉर्म में लाना पड़ता है। प्योर फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले माइनिंग करके उसे हम मेटलर्जी के थ्रू, जो हमारी मेटलर्जी साइंस है उसके अंदर फर्नेस में उसे हम मेल्ट करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, जो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिर उनका हम सेपरेशन करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं, तो हम प्योर फॉर्म में उसे मेटल को लिक्विड फॉर्म में, मतलब जो मेल्टेड फॉर्म में रिसीव करते हैं, और हम डिफरेंट डिफरेंट जिस शेप में भी हमें चाहिए, जैसे आयरन को हमें शीट की फॉर्म में चाहिए, जैसे आयरन शीट चाहिए हमें, या आयरन रोड चाहिए, तो हम उसे डिफरेंट फॉर्म में उसे मोल्ड कर सकते हैं। तो यही हमें बताया गया कि यूनियन स्टील मिनिस्ट्री ने, जो कि हमारे यूनियन स्टील मिनिस्टर कौन है, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी है, उन्होंने क्या किया है, इसको मेटलर्जिकल नेशनल मेटलर्जी अवार्ड को हेल्ड किया है। और ये क्या रिकॉग्नाइज करता है, देखो बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे जिसने मेटलर्जी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, इंजीनियर्स हो गए इस फील्ड में, जो आयरन और स्टील की फील्ड में जो योगदान दिया, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में, R&D में, R&D क्या होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है कि किसी फील्ड को बेहतर कैसे बनाया जाए। अब आयरन को हम मान लो प्योर फॉर्म में ला रहे हैं, उसकी प्योरिटी को लेकर, उसकी स्ट्रेंथ को लेकर, उसकी इकोनॉमी को लेकर, कि जिससे कि हमें मतलब एक अच्छा बेनिफिट मिल सके, तो वो R&D उस चीज़ में हम करते हैं, उसके डिज़ाइन को लेकर, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर, इन फील्ड में जिसने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है उनको हम एक तरह से अवार्ड देते हैं, तो ये अवार्ड उनके लिए। ठीक है, हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा किस चीज़ को लेकर है, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर है। अभी क्या हुआ है कि इंडिया ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया, कहाँ पे लगाया, आसाम में। और इस हाइड्रोजन प्लांट को किसने लगाया है, ऑयल ने लगाया। ऑयल मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये एक रिफाइनरी है जोराट में लगाई गई है, जोराट में, जोराट मतलब क्या नाम, ये आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये अब हमें जो प्योर हाइड्रोजन मिलेगी, कितनी प्योर मिलेगी, वो हमें मिलेगी 99.999%। और इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी, ये प्योर हाइड्रोजन कितनी प्रोड्यूस करेगा पर डे, ये 10 किलो पर डे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक आपकी कलरलेस, नॉन टॉक्सिक, हाईली कंबस्टिबल और लाइटेस्ट गैस होती है। ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपको अपने एनवायरनमेंट में मिलेगी, यूनिवर्स में मिलेगी, जिसकी हम मात्रा हम बता सकते हैं लगभग 75%। ये ओवरऑल है कि एग्जैक्ट नहीं है, 75% के लगभग हमें मिलती है। और जैसे कि हम जानते हैं, जैसे सन में क्या होता है, सन जो अपनी एनर्जी देता है वहाँ पे वो किससे आती है, वो हाइड्रोजन से आती है। हाइड्रोजन क्योंकि जैसे हमने पढ़ा भी कंबस्टिबल है, तो हाइड्रोजन वहाँ पे कंबशन होता है, तो वो सन उससे एनर्जी क्रिएट करता है जो कि हमें मिलती है। ठीक है, और अगर हम अर्थ पे बात करें, तो अर्थ पे हमें क्योंकि हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में तो मिलेगी नहीं। अब जनरली हमें क्या मिलता है, हमें एटमॉस्फेयर में क्या मिलती है, ज़्यादातर ऑक्सीजन मिलती है और नाइट्रोजन मिलती है। अब हाइड्रोजन तो बहुत ही कम अमाउंट में होती है। अब हमें हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलती है, हाइड्रोजन मिलती है हमें उसके मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, कंपाउंड्स की फॉर्म में, जैसे कि वाटर है। अब वाटर में हाइड्रोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उसमें हाइड्रोजन होती है, तो इसलिए हमें हाइड्रोजन प्योर फॉर्म पे ना मिल के, जो हमारा अर्थ का वो होता है एटमॉस्फेयर, उसे हमें कंपाउंड फॉर्म में मिलती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने टाइप की होती है, हाइड्रोजन होती है हमारी 3 टाइप की, एक होती है ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। इनमें क्या क्या डिफरेंस है और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हम इन्हें प्राप्त करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ग्रे हाइड्रोजन का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं हाइड्रोकार्बन से, फॉसिल फ्यूल से। ठीक है, जो और इसमें बाई प्रोडक्ट जो निकलता है वो CO2 निकलती है मेनली, उसे हम ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। ब्लू हाइड्रोजन की हम बात करें तो ब्लू हाइड्रोजन हमें मिलती है फॉसिल फ्यूल से, मेनली फॉसिल फ्यूल से मिलती है, और इसके जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं वो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये अगर इसकी क्वालिटी की बात करें, ये ज़्यादा अच्छी होती है आपकी ग्रे हाइड्रोजन से। और ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, जिसके बारे में ये आर्टिकल है, ये हम प्योरली हम इसे रिन्यूएबल एनर्जी से रिसीव करते हैं। जो भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे आपकी विंड एनर्जी हो, या थर्मल एनर्जी हो, या आपकी सन हो, या आपकी हाइड्रो एनर्जी हो, ठीक है, कोई भी एनर्जी हो जो रिन्यूएबल है, उससे हम इसे रिसीव करते हैं। इसमें बाई प्रोडक्ट, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से रिसीव होता है, जनरली इसमें बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन, सॉरी ये वाटर या वाटर वेपर, ये हमें मिलते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा नेशनल सिविल सर्विसेज डे के बारे में।
नेशनल सिविल सर्विस डे आज 21 अप्रैल है, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब किस उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो जैसे कि हम सब जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारा पहला होम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो जो हमारे सिविल सर्विसेज का बैच था, तो उसको इन्होंने एड्रेस किया था, और उस एड्रेस पे इन्होंने बताया था कि हमारे जो सिविल सर्वेंट है उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की इन्होंने उपाधि दी थी। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया मतलब कि जो सिविल सर्वेंट है ये ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, इन्हीं से एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्य है वो कंडक्ट किया जाता है, जो भी प्रोसेस है इनके थ्रू कंडक्ट की जाती है। तो सिविल सर्वेंट एक पिलर की तरह है जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले हुए, गवर्नेंस को संभाले हुए है। तो उनको ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की उपाधि हमारे इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया, उन्होंने दी थी। ठीक है, हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट वो नहीं है, ये करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस आई थी न्यूज़ में, तो हमने डिस्कस कर ली। 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसके लिए क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? जिससे कि हमारे लोगों में क्रिएटिविटी आए, इनोवेशन आए, वो कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोच सके। तो इसके लिए, इसकी स्प्रेड के लिए, इसकी मतलब प्रमोशन के लिए इस चीज़ को वो किया जाए, जिससे कि अवेयरनेस आए इनोवेशन क्रिएटिविटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मिस्टीरियस लीवर डिसीज। अब ये मिस्टीरियस लीवर डिसीज क्या है? देखो, लीवर डिसीज तो समझ में आ रही है कि लीवर से ही इसका कोई रिलेशन है, लीवर की कोई बीमारी है। अब मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस मतलब क्या मिस्ट्री है इसके अंदर? देखो, मिस्ट्री ऐसी कोई मिस्ट्री नहीं है, बस इसमें मिस्ट्री ये है कि इसका पता नहीं लग पा रहा है किस वजह से हो रही है। जैसे कि साइंटिस्ट ने, हमारे जो साइंटिस्ट हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, उन्होंने पता जो थोड़ा बहुत लगाया वो क्या है कि पहले बात तो है कि कहाँ पर रिपोर्ट की गई है, कहाँ पर मिली है। ये ज़्यादातर मिली अभी स्पेन में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में। और ये किस उम्र के आदमियों को, किस उम्र के आदमी को टारगेट करती है? वो है बच्चे 1 से 6 साल की उम्र के, जिनको ये टारगेट करती है। ये बताया जा रहा है कि एक तरह का वायरस है जो कि कोल्ड से होता है। कोल्ड में मतलब जब ठंड पड़ती है, जो ठंडी जगह उनमें एसोसिएटेड होता है, जो कि लीवर को डैमेज करता है, और इस हद तक डैमेज कर देता है कि लीवर के ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई है बच्चों के। और आप जानते हैं, अगर लीवर डैमेज हो गया, आपकी कोई ऑर्गन डैमेज हो जाती है, तो बात जान पे बनाती है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल डिसीज़ है। और इसके क्या क्या सिम्टम्स है? वही सिम्टम्स है जो कि जैसे हेपेटाइटिस में होते हैं। तो जैसे कि लीवर का इन्फ्लेमेशन, यानी कि लीवर में जलन पैदा हो जाती है, जॉन्डिस और डायरिया, पेन, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द होना, इस टाइप की ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा मगर क्रोकोडाइल्स है। मगर का मतलब एक तरह से मगरमच्छ, जो कि हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मगर क्रोकोडाइल या मार्स क्रोकोडाइल। मार्स क्रोकोडाइल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्सी रीजन में रहते हैं, मार्सी मतलब दलदली में। ठीक है, तो इनकी हैबिटेट कहाँ है? इनकी हैबिटेट है मेनली कि आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब जो कि आपका पहले इंडियन था, इंडियन कॉन्टिनेंट था पूरा का पूरा, जो अब ब्रेक हो गया, जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान, तो ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, तो अब ये क्योंकि एक्सटिंक्ट कहाँ पे हो गए? म्यांमार और भूटान में हो गए, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अभी है, मगर म्यांमार, भूटान, तो ये इनमें एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब इनके प्रोटेक्शन की बात करें, क्योंकि IUCN की लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आते हैं। ठीक है, अब ये एस्चुरिन और साल्ट क्रोकोडाइल क्या होता है? एस्चुरिन साल्ट क्रोकोडाइल जनरली हम इन्हें मेन ईटर कहा है, क्योंकि ये वो है जो ज़्यादा आदमियों पर हमला करते हैं, उन्हें खा जाते हैं। ठीक है, ये क्रोकोडाइल की कैटेगरी में सबसे लार्जेस्ट लिविंग स्पीसीज है क्रोकोडाइल की अर्थ पे, मतलब धरती पे ये। अगर क्रोकोडाइल की कैटेगरी में, कि ऐसे नहीं कि सबसे बड़ी स्पीसीज, ऐसे सबसे बड़ी स्पीसीज और भी है, जैसे कि हाथी है, उससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, मगर अगर क्रोकोडाइल की हम बात करें, तो क्रोकोडाइल की जितनी भी स्पीसीज होती है उनमें अर्थ पे सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज ये आपकी साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। ठीक है, अब ये कहाँ पे मिलता है? जैसे कि भितरकनिका नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे? उड़ीसा में। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में, अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि इंडिया में,
ठीक है, इंडिया का एक पार्ट है, तो ये यहाँ पे मिलता है। अगर आउट ऑफ इंडिया कहाँ पे मिलता है कि आउटसाइड इंडिया, ये साउथ ईस्ट एशिया में और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, आईयूसीएन की लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में साइट्स अपेंडिक्स 1 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 72 में शेड्यूल 1 में रखा है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि शेड्यूल 1 में उन्हीं को रखा जाता है जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। अब हमारा थर्ड आया है क्या नाम, घड़ियाल। अब हमने घड़ियाल तो कहीं ना कहीं सुना ही होता है, जैसे घड़ियाल मतलब पिक्चरों में भी हमने सुना होता है, मूवीज में सुना होता है। ठीक है, घड़ियाल क्या है, ये कहाँ पे मिलता है, जनरली फ्रेश वाटर में पाया जाता है, हिमालयन रिवर्स में। अब ये चंबल चंबल रिवर की अगर हम बात करें, ये प्राइमरी हैबिटेट है, जनरली चंबल रिवर में मिलता है। ठीक है, और सेकेंडरी इसकी हैबिटेट कहाँ मिलेगी, जो आपकी हिमालयन रिवर जो है जो है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है कुछ हिमालयन रिवर्स की, जो मेन मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी, जैसे घाघरा है, गंडक है, गिरवा है, रामगंगा है, सोन है, तो ये इनमें भी पाया जाता है। प्रोटेक्शन में वही क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है घड़ियाल, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं, वकारी या वाइट वाइट आइलैंड के बारे में। ये वकारी या वाइट आइलैंड कहाँ पे है, ये बे ऑफ प्लेंटी में। बे ऑफ प्लेंटी कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में है। ये एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा मैप के जरिए समझे तो थोड़ा सा मैप में जाएंगे, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड को दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ आपका न्यूजीलैंड, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड में जैसे कि आप ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर वाइट आइलैंड लिखा हुआ है, ये आपके साउथ पैसिफिक ओशन में आता है, तो यहाँ पे वाइट आइलैंड है। ठीक है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो वाइट आइलैंड में मतलब ये एक्टिव वोल्कानो है। ठीक है, अब एक दूसरे यहाँ पे है माउंट रुआपियो। माउंट रुआपियो 2800 मीटर का स्ट्रेटो वोल्केनो है, जो कि सेंट्रल नॉर्थ आइलैंड में है। सेंट्रल नॉर्थ आइलैंड मतलब वो भी न्यूजीलैंड में। ठीक है, ये हाइड्रोथर्मल सिस्टम है, एक तरह का हाइड्रोथर्मल सिस्टम, मतलब कि पानी अर्थ के अंदर जो कि आपका वोल्केनो होता है उसके अंदर हम जानते हैं मैग्मा होता है, मोल्टन मेटल्स होता है, और भी बहुत सारी मोल्टन फॉर्म में होती है, जैसे कि बहुत सारे मेटल्स होते हैं उसके अंदर, तो इतनी हीट होती है अंदर कि वो मेल्ट हो जाता है मैग्मा। और उसके वाटर भी होता है, वाटर को आप क्या करोगे, और जो वो मैग्मा मेल्ट हो गया है उसमें इतनी सारी हीट है, इतना हाई टेम्परेचर, वो हीट मान लो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है, आपके वाटर में ट्रांसफर, वाटर वेपराइज हो जाएगा, तो हाइड्रोथर्मल यानी कि वो वाटर वेपराइज होता है, इतना हाई प्रेशर होता है, जब वो निकलता है बाहर उसकी फॉर्म में, तो वोल्केनिक फॉर्म में, तो वो हाइड्रोथर्मल एक तरह का सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो वार्म और अब ये जो माउंट रुआपियो है, ये एक तरह का वार्म क्रेटर लेक है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ब्लू ब्लॉग। अभी क्या हुआ है कि रिसर्चर्स ने ये पाया है कि जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, अब नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ग्रीनलैंड के पास एक आइलैंड है जिसका नाम आइसलैंड है। अब आइसलैंड के साउथ में जो कि वहाँ का रीजन है, वो क्या हुआ है, वो थोड़ा सा ठंडा हुआ है। उस ठंडे होने की वजह से जो आर्कटिक रीजन की आइस है, ग्लेशियर है, वो क्या उसका थोड़ा सा पिघलना कम हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इसी को ही इसे कहा गया है, जो वो रीजन है, वो कूलिंग वाटर का जो रीजन नॉर्थ अटलांटिक सी में, उसको ही ब्लू ब्लॉब बोला गया है। इसने ये आर्कटिक सी की जो आइस है उसकी मेल्टिंग को थोड़ा सा स्टॉल कर दिया, टेम्पोरेरीली। टेम्पोरेरी मतलब कि कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि अब तो रुक गया है, अब तो आर्कटिक रीजन की जो आइस है वो पिघलेगी नहीं, तो इससे तो बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती, मगर ऐसा तो नहीं है, तो ये थोड़ी टाइम के लिए रुक गया है। तो अगर हम ब्लू ग्लोब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, तो ये कोल्ड पैच है। कोल्ड पैच मतलब एक थोड़ा सा एक एरिया है, पैच मतलब एक तरह से हम एरिया कह सकते, कोल्ड एरिया है वाटर का, जो कि नॉर्थ अटलांटिक रीजन का पार्ट है। वो कहाँ पे है, साउथ ऑफ आइसलैंड और ग्रीनलैंड में। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा हुआ था। ये कौन सी ईयर में, 2014 और 15 में ऐसा फिनोमिना देखा गया था। ये विंटर सीजन में बहुत ही ज़्यादा ठंडा हुआ था। अगर हम थोड़ा सा आर्कटिक रीजन की बात करें, देखो आर्कटिक रीजन वो क्या है, ये जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन कौन सा, नॉर्थन पार्ट है किसका, अर्थ का जो बिल्कुल मोस्ट नॉर्थन पार्ट है, वो पोलर रीजन है, वही हमारा आर्कटिक रीजन है।
ठीक है। अब इसमें एक बात ये बोली गई है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ी से क्या नाम गर्म हो रहा, अगर आप जानते हैं अगर गर्म होगा तो आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी तो जो सी का लेवल है वो इंक्रीज होगा, और जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसके हम फिनोमिना जो एडवर्स इफेक्ट है वो भी देख रहे हैं। वो एडवर्स इफेक्ट किस फॉर्म में देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग फॉर्म में, कि कहीं पे फ्लड आ गया है जहाँ पे ज़्यादा मान लो ज़्यादा ठंडी नहीं होती थी, सर्दी नहीं होती थी, वहाँ पे ज़्यादा ठंड आने लगी, वहाँ वोल्केनोज आने लगे, वहाँ पे आपके अर्थक्वेक्स ज़्यादा आने लगे। तो इस तरह के फिनोमिना हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। अब इंडिया की अगर हम बात करें कि इंडिया को जो एक आर्कटिक काउंसिल बनी हुई है, आर्कटिक काउंसिल में 2013 में इंडिया को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया हुआ है। ठीक है। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है हेल्दी रेटिंग सिस्टम और फ्रंट ऑफ पैक लेवलिंग सिस्टम। अब यहाँ पे हम ये दो चीज़ें हैं, एक तो हेल्दी रेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया, एक फ्रंट ऑफ पैक रेटिंग लेवलिंग सिस्टम के बारे में बताया गया। हेल्दी रेटिंग सिस्टम में सिर्फ ये रेटिंग दी जाती है, जैसे स्टार रेटिंग दी जाती है, हम किसी मूवी को स्टार देते कि 4/5, 3/5, 3.5, इस तरह की रेटिंग दी जाती है प्रोडक्ट की क्वालिटी किस बेसिस पे, जैसे उसमें साल्ट कंटेंट कितना है, शुगर कंटेंट कितना है, फैट कंटेंट कितना है, तो इस बेसिस पे हम उसको रेटिंग देते हैं। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम इस तरह का ये HRS यानी कि हेल्थ रेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर हम फ्रंट ऑफ पैक की बात करें, इसमें लेबलिंग की जाती है पिक्चर पे, उसकी वो बताई जाती है कितना हानिकारक है, कितना अच्छा है। दैट मीन्स कि जैसे कि हम सिगरेट को देखते हैं, जो ITC कंपनी है वो गोल्ड फ्लैग बनाती है। अब गोल्ड फ्लैग के पैकेट पर आपने देखा होगा, उस पर पिक्चर दिखाए जाते हैं कि किसी को कैंसर हो गया, माउथ कैंसर, के सिगरेट पीने से माउथ कैंसर हो गया, तो उस पर लिखा भी होता है कि चेविंग टबाको और स्मोकिंग इंजूरीज टू हेल्थ। तो वो ये है डिफरेंस इन दोनों में। ठीक है। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये हालांकि आर्टिकल बहुत ज़्यादा एक तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम ये देख लेते हैं क्योंकि न्यूज में, जैसे कि सरमत इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड, रशिया से, क्योंकि रशिया ने इसे अभी लॉन्च किया था। ये इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब ये दो कॉन्टिनेंट के बीच में, मान लो अगर रशिया अगर कजाकिस्तान पे मिसाइल का अटैक करना चाहे, या मंगोलिया पे, चाइना पे, या कोई भी और दूसरे कॉन्टिनेंट पे, मतलब वो अटैक करना चाहे, तो ये उस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। वो इसमें बहुत ज़्यादा वो करने का, याद रखने का, वो करने की जरूरत, बस हमने देख लिया, हो गया। अगला है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCC। ये अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको 100 यूनिट सेटअप करने के लिए बोला था, जो कि अभी तक 80 यूनिट सेटअप हो चुकी है। और इसमें से ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर ये वादा किया गया था कि हम इसे 100 यूनिट सेटअप करेंगे, जिसमें से 20 यूनिट बची है, इसे 15 अगस्त तक सेटअप करने का वादा किया गया, कहा गया कि 15 अगस्त तक हम सारी की सारी यूनिट सेटअप कर देंगे। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी डिस्कशन। ये आज के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे, UPPSC या PCS, UPPSC कहना गलत होगा, जो PCS लेवल के लिए और UPPSC IAS लेवल के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे हमने डिस्कस किए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको कितना अच्छा लगा, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। नो डाउट थोड़ा सा ये आउटडेटेड तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पर फिर भी मैं अब जैसे जैसे मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, थोड़ा सा इसको मैं मॉडर्नाइज करूँगा कुछ आने वाले टाइम में। पर आपका अगर सहयोग रहा, आपका साथ रहा, तो ये हम इसे बहुत आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। ये हमारा मैप रह गया। खैर कोई नहीं, ये मैप आप देख सकते हो रेफरेंस के लिए कि भाई हमारा जो आर्कटिक रीजन, ये आइसलैंड आप देख रहे हैं कि, और ये ग्रीनलैंड के पास में है। तो जो हमने अभी पढ़ा था कि भाई ब्लू ग्लोब का जो कंसेप्ट पढ़ा था, वो इस पे यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है। कल हम फिर एक नए सेशन के साथ, नए करंट अफेयर के साथ फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।